अन्य की बात पे रुद्र की भौहें तन गई। वो उसकी कमर पे अपनी पकड़ और भी ज़्यादा कसते हुए अन्य को खुद के काफ़ी करीब कर उसके कानों के पास अपने होठ लिए कहता है, वाइफ ही, अगर वो मुझसे ज़्यादा समझदार होता तो मेरी जगह वो एक बच्चे का बाप होता, पर देखो मैं ऐसा नहीं हूँ। रुद्र ये बोलते हुए बड़े प्राउड नज़र आ रहा था। अन्या उसकी बात पे अपना सिर घुमाकर उसे देखती है। रुद्र उसके यूं देखने पर उसके चेहरे के करीब होते हुए थोड़े शरारती लहजे में कहता है, वाइफ ऐसे देखो, तुम्हारे उन नालायकों के लिए लेवल्स और टफ हो जाएंगे, इतने कि ज़्यादा शायद वो कभी पहुंच भी न जाए। रुद्र के ऐसे बोलने पर अन्य की आईब्रो सिकुड़ जाती हैं, पर जैसे ही वो रुद्र की बातों का मतलब समझ उनकी आंखों में शरारत की चमक देखती हैं, वो कुछ शर्मा सी जाती हैं। अन्य रुद्र के कंधे पर हल्का मारते हुए कहती हैं, क्या रुद्र कुछ भी कहते हैं, ये कोई गेम है? रुद्र अन्य की बात पे उसके गालों पर बड़े प्यार से हाथ रख प्यार से कहता है, गेम नहीं वाइफी, बल्कि ये मेरा प्यार है जो हर वक्त बस बढ़ते ही जा रहा है। रुद्र की बातों में अन्य के गालों में शर्माहट भली भांति छा गई। वह रुद्र के सीने पर अपना सिर छुपाए कहती है, क्या रुद्र आप जिद्दी न हो, मुझे शर्म आती है और आप मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अन्य की बातों पे रुद्र के होठों पे एक मुस्कान छा गई। वह अन्य के बालों को संवारते हुए अपनी उंगलियों को उसके बालों में फेरते हुए उसकी पीठ तक सहलाते हुए बड़े सैंडविच वॉइस में कहता है, अच्छा और मेरा क्या? वो जो तुम्हारी एक झलक में डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और तुम्हारी एक आहट पे दिल बेकाबू, तुम्हारी हर खुशबू जो मेरा मन तुम्हारी करीब खींचता है। अब मैं अपनी ये सारी शिकायतें किससे करूं? अन्य रुद्र की बातों पे शर्म से मुस्कुरा उड़ती हैं। वो रुद्र के सीने में अपना चेहरा रगड़ते हुए थोड़े झेपते कहती हैं, रुद्र बस भी करें। रुद्र अन्य की हरकत पे उसे यूं ही बाहों में समेटते हुए कहता है, बस जिंदगी भर ऐसे ही रहो, सारी शिकायतें खुद ब खुद दूर हो जाएगी वाइफी। अन्या रुद्र की बातों पे कोई जवाब नहीं दे पाती, बस अपनी पकड़ उस पे कस देती हैं। दोनों कुछ पल एक दूसरे के आगोश में बिताते हैं कि रुद्र को अपने पॉकेट में रखे फ़ोन की वाइब्रेशन महसूस होता है। रुद्र ये देख कुछ सोचता हुआ जल्दी से अपना फ़ोन निकाल उसे चेक करता है। उसमें आए मैसेज को पढ़ रुद्र की भौहें तन गई और साथ ही माथे पर फिक्र की रेखा खिंच गई। अन्य रुद्र के बदलते एक्सप्रेशन देख उसकी तरफ देख पूछती हैं, रुद्र क्या हुआ, किसका मैसेज है? रुद्र एक ठंडी आह लिए कहते हैं, मेरे आदमी का, शौर्य हॉस्पिटल में है। ये सुन अन्य चौंकते हुए रुद्र की बाहों से अलग हुए फिक्र से घिरी कहती हैं, क्या, लेकिन कैसे, वो ठीक है, कुछ खास तो नहीं हुआ? रुद्र अन्य के सवाल पे उसकी फिक्र दे कहता है, उसकी शूटिंग में डायरेक्टर ने जानबूझकर मुश्किल सीन किए जिसकी वजह से उसे थोड़ी इंजरी हो गई। साथ ही उसके पुराने जख्म अब तक भरे नहीं हैं, जिसकी वजह से उसे चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले गया है। अन्य ये सब सुन परेशान होते हुए रुद्र का हाथ पकड़ उसे जल्दबाजी में कहती हैं, रुद्र तब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, चलिए जल्दी चलिए, हमें शौर्य के पास जाना चाहिए। इतना बोल अन्या रुद्र का हाथ थामे अपने कदम कदम आगे बढ़ाती हैं कि रुद्र एक शांत स्वर में कहता है, निहारिका है उसके पास। निहारिका का नाम सुन अन्या के बढ़ते कदम हवा में जैसे थम से जाते हैं। साथ ही उसकी पकड़ रुद्र के हाथों में ढीली पड़ छूटने लगती है। ये देख रुद्र उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए उसके पास आता है और उसके सामने खड़े होते हुए उसके हाथ को अपने दोनों हाथों की जकड़े कहता है, वाइफी समझता हूँ ये आसान नहीं है तुम्हारे लिए, पर थैंक यू, उसके बावजूद भी निहारिका वाले पॉइंट पे तुमने मुझे सपोर्ट किया और उसे माफ़। रुद्र आगे कुछ कहता कि अन्या अपना हाथ उसके हाथों से पीछे खींच रुद्र की आंखों में देख एक कड़क लहजे में कहती है, माफ़ नहीं किया है रुद्र, माफ़ नहीं किया है मैंने उसे, बस शौर्य की हालत देख मैं कमज़ोर पड़ गई थी, इसीलिए आपका साथ दिया, माफ़ नहीं किया है मैंने। अन्या के आखिरी अल्फाज निकलते हुए कांप से रहे थे। अन्या ही जानती थी वो क्या महसूस करती थी जब वो निहारिका का जिक्र सुनती थी। उसके सामने सिर्फ रुद्र का
उसकी ज़िंदगी में न होना नज़र आता था। वो सारे पल याद आते थे जब उसे और उसके बच्चे को रुद्र की ज़रूरत थी, और वो सिर्फ उसकी वजह से नहीं था। वो पल याद आते ही जब उसका परिवार कमज़ोर पड़ गया था। वो भुलाकर निहारिका को माफ़ करना आसान नहीं है अन्या के लिए। उसने तो बस शौर्य की हालत देख रुद्र की बात पे राजी हुई थी। बीते दिनों जहाँ शौर्य फैमिली से खुश दिखता था, वहीं अकेले में उतना ही तन्हा दिखता था। उसका दर्द, उसके आंसू अन्य से छुप नहीं पाए थे। वो इतना अंदर से बिखर चुका था कि समेटना मुश्किल था। सबके साथ हंसता खेलता मस्ती करता, शौर्य अंदर से बिल्कुल वीरान था। उसके आंसू रह रहकर अन्या को तकलीफ देते थे। अन्या बस ये चाहती थी कि शौर्य अपने दर्द से आज़ाद हो जाए, अपने दर्द को दबाए उस घुटन से आज़ाद हो जाए जो आगे चल के उसके लिए नासूर न बन जाए। मन में गहरे घाव जिंदगी की बंजर रेगिस्तान से कम नहीं होते। वहाँ हम कितना भी खुशियों के पौधे उगाने चाहे, पर वो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि रेगिस्तान अपनी तविश में सब ढक लेता है। मोहब्बत का दर्द भी कुछ ऐसा ही है। अगर आज़ादी न मिले तो ज़िंदगी तबाह होने के लिए काफ़ी है। और अन्या नहीं चाहती थी कि उसके दर्द की वजह से शौर्य की ज़िंदगी तबाह हो जाए। इसीलिए उसने रुद्र की बात मान निहारिका से दोनों बस आमने सामने क्लियर करने गए थे, जहां रुद्र ने सारे प्रूफ दिखाते हुए निहारिका के दिल का बैर ख़त्म किया और शौर्य के लिए हेल्प मांगा, ताकि निहारिका शौर्य के दर्द को कम कर सके। निहारिका वो सारी सच्चाई जान जैसे खुद सदमे में थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी ज़िंदगी बेमतलब की रह गई। वो उसे बदले में जी रही थी, जिस बदले का कोई मोल ही नहीं था। अन्या ने बस निहारिका को शौर्य को संभालने को कहा, लेकिन उसे माफ़ नहीं किया था। रुद्र अन्या की बात सुन उसके गालों पे हाथ रख समझाते हुए कहता है, वाइफी, जानता हूँ तुम्हारे लिए आसान नहीं है ये, लेकिन फिर भी थैंक यू। तुमने शौर्य के लिए जो कदम उठाया है वो उसकी ज़िंदगी के लिए इस वक्त ज़रूरी था। मोहब्बत के लिए ज़ख्म इतनी आसानी से नहीं धुलते हैं वाइफी, वक्त लगता है। और क्या पता ये वक्त सारी ज़िंदगी ले ले, उसके बाद हम खुद भी थम जाते हैं। मैंने जिया है वो पलों को, मैं नहीं चाहता शौर्य भी जिए वो डर लिए जिए। उसके आगे हम अपने आगे की ज़िंदगी के लिए रास्ते भी न खोल पाएँ। वो दर्द बहुत दर्द से भरा होता है, हमारी ज़िंदगी और सांसें जकड़ लेता है। अगर तुमने मुझे आज़ाद नहीं करवाया होता तो आज भी मैं वही पुराने वाला रुद्र राय चौहान होता। इसीलिए मैं शौर्य को दूसरा रुद्र बनने नहीं देख सकता। अन्य रुद्र की आंखों में वो दर्द देख, शौर्य का दर्द और फिक्र देख, खुद की परवाह से ज़्यादा शौर्य की परवाह देख अन्य आगे बढ़ झट से रुद्र को हक कर लेती है और उसकी पीठ को होले होले से हिलाकर कुछ नम आंखों से कहती है, रुद्र, मैं समझती हूँ, मैं आपके साथ हूँ हमेशा। आप अपने दोस्त को बचाना चाहते हैं उस दर्द और उस तकलीफ से, वो भी सर आंखों पे। इतना बोल अन्य रुद्र से अलग हुए उसके हाथों को थाम उसकी आंखों में देखती है। पर मैं चाहती हूँ आगे का फैसला आप शौर्य को लेने दे। आखिर वो क्या चाहता था, क्योंकि धोखे की मोहब्बत शब्दों में भी अच्छी नहीं लगती। अगर शौर्य की राह उस राह में जुड़ी तो मुझे मंजूर है, मैं उसे माफ़ करने की कोशिश करूँगी, पर वादा नहीं करती। अन्या की बात पे रुद्र के दिल को एक तसल्ली सी लगती है। वो अन्या को बड़े प्यार से देख उसके मन ही मन खुद के कर्मों पे नाच करता है। आखिर भगवान ने उसे तोहफे में अन्या को नज़र जो की है, रुद्र कभी सोच भी नहीं सकता। अगर अन्या नहीं होती तो क्या चीज़ें कभी उसके लिए आसान हो पाती? क्या वो जज्बातों को इस कदर समझ पाता जैसे वो अन्या के साथ होने पे समझ रहा है? रुद्र की मोहब्बत ने उसकी पूरी तरह संवार दिया और उसकी बिखरी हुई जिंदगी और परिवार दोनों को समेट लिया। वो मुस्कुराते हुए अन्या के पात पे हामी भरता हुआ थोड़ा आगे बढ़ उसके माथे को होले से चूम लेता है और उसे सीने से लगाए कहता है, थैंक यू वाइफी, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए और मुझे इस कदर संभालने के लिए। अन्या भी रुद्र को टाइट हक कर उसके बातों के जवाब दिए कहती हैं, थैंक यू।
रुद्र मुझे पूरा करने के लिए और इतना प्यार करने के लिए। दोनों यूं ही हाव के सनासन में यूं ही खामोश रहते हैं। वहीं नीचे गार्डन एरिया में खड़ी सुहाना की नज़र जब रुद्र अन्या पे पड़ी तो उसके होठों पर एक मुस्कान बिखर गई। अन्या को कुछ होटल का कुछ काम था, इसीलिए वो कमरे में अपने अभय को कुछ होटल का कुछ काम था, इसीलिए वो कमरे में अपने कामों में लगा था। वहीं सुहाना को नींद नहीं आ रही थी और अभय को काम करता देख सुहाना उसे डिस्टर्ब करना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो भी टहलते टहलते गार्डन में चली आई। जब उसके यूं टहलते हुए नज़रें रुद्र और अन्य की बालकनी में उन दोनों पे पड़ी तो सुहाना को उन्हें देख अच्छा लगा। कहीं ना कहीं शादी और प्यार के गहरे रिश्ते की झलक नज़र आई। उनका प्यार, उनका साथ उन्हें देख झलकता था। उन्हें देख सुहाना को जैसे अपने और अभय के रिश्ते की याद आई। शादी तो उनकी भी हुई है, लेकिन मजबूरी में। निभाने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर क्या निभाना ही ज़रूरी है? शादी के रिश्ते में प्यार नहीं और प्यार भी ज़रूरी है, तो उनकी ये शादी, ये फासले कभी तय कर पाएगी? सुहाना अपने इन्हीं सोच में गुम थी कि उसे अभय का उसे ढूंढते हुए आने की आहट तक सुनाई नहीं दी। अभय उसे यूं देख पहले तो आवाज़ देता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पर सुहाना जैसे अपनी गहरी सोच में गुम हो। ये देख अभय सुहाना के धीरे से कंधे पर कुछ सकुचाए हाथ रखता है तो सुहाना हड़बड़ासी चौंक जाती है। वो मुड़ते हुए चीखती भी। अभय उसकी हरकत को पहले ही भाप उसके मुंह पर हाथ रख उसके पास के पिलर से लगा देता है। ये देख सुहाना चौंकते हुए अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेती है। अभय उसकी आंखों में खोने को लगा था कि सुहाना उसका हाथ अपने मुंह से हटाते हुए कहती है, क्या आप पहले किडनैपर थे? सुहाना के सवाल पे अभय चौंकते हुए कहता है, क्या? सुहाना अभय को देख अपना मुंह बनाते हुए कहती है, हाँ, आप किडनैपर थे। जब देखो मुंह बंद करते रहते हैं। अभय उसकी बात पे चिढ़ते हुए कहता है, नहीं, लेकिन अगर तुम्हारा मुंह नहीं बंद रहता तो तुम्हारा ये बिना साइलेंसर वाला हॉर्न बजा बजा कर पूरा मोहल्ला सर पे उठा लेता। अभय की इस बात पे सुहाना एक जबरदस्ती की मुस्कान लिए कहती है, ताने दे रहे हैं? अभय होठों पर एक फीकी स्माइल लिए कहता है, नहीं, तारीफ कर रहा हूँ, पसंद आया? अभय होठों पर एक फीकी स्माइल लिए कहता है, नहीं, तारीफ कर रहा हूँ, पसंद आया? अभय की बात पे सुहाना का मुंह ही बन गया। वह अभय को एक नज़र घूर अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेती है। अभय ये देख अपना सिर हल्का सा झटक कहता है, वैसे तुम यहाँ क्या कर रही थी? सुहाना अभय के सवालों पे बड़े बेपरवाही से कहती है, हवाएं गिन रही थी। अभय ना समझी में सिर झटक कहता है, क्या बोल रही हो? सुहाना उसकी तरफ बड़े से अपना बाहें मोड़ कहती है, जवाब आपके सवाल का, पसंद आया? समझ आया? अबे एक नज़र सुहाना को देख समझ जाता है कि वो उसके मज़े ले रही थी, जिस पे वो चिढ़ता हुआ कहता है, क्या तुम्हारे अंदर किसी नॉर्मल से सवाल का नॉर्मल जवाब देने का प्रोग्राम फिट नहीं है? जब देखो टेढ़ा और बेबुनियाद ही जवाब देती हो। सुहाना अबे की बातों को जैसे इग्नोर किए थोड़े धीरे से कहती है, जवाब अगर पसंद तो सवाल पूछते ही क्यों हो आप? सुहाना की आवाज़ ज़रूर धीमी थी, लेकिन अबे के कानों के लिए काफ़ी थी। वो उसे घूरता हुआ फिर से ही जैसे हार मान जाता है। अबे जानता था कि सुहाना से बहस करना बेबुनियाद है, क्योंकि वो कभी नहीं जीत सकता उससे, और अब तो वो उसकी बीवी है, अब तो कभी जीत सकता ही नहीं। अब एक लंबी सांसें छोड़ खुद को रिलैक्स कर सुहाना से थोड़े पोलाइट वे में कहता है, देखो मैं तो बस इसीलिए पूछ रहा था कि कमरे में तुम्हें नहीं देखकर मैं परेशान हो गया था। अभय के आखिरी अल्फाज पे सुहाना उसे नज़र उठाकर देखती है तो अभय जल्दी से खुद की बातें ठीक करते हुए कहता है, तुम्हारे ये घर सब नया नया है ना, तो बस चेक कर रहा था कि तुम कोई प्रॉब्लम में तो नहीं। सुहाना अभय के बदले शब्दों को सुन जैसे खुश नहीं थी, जिसका दिल अभय कुछ और सुनना चाहता था। शायद उसकी असल वजह जो न पाकर सुहाना शांत स्वर में कहती है, भाभी ने कहा आज कि ये सब अब से मेरे घर भी है, तो अपने घर में कैसी परेशानी होती है, घर में सिर्फ सुकून होता है। सुहाना अभय की नज़रों में देख आगे कहती है,
आप लकी हैं, आपके पास ये सुकून था, दामन तो है। सुहाना की बातें अबे के दिल को छू गई और साथ ही उसके शब्दों में छुपे एहसास अबे को सुहाना के दिल का हाल साफ बयां कर रहे थे। वो जैसे उसे देख मन में कहता है, अब तुम्हारे पास भी वो दामन है, एंड आई प्रॉमिस मैं ये दामन कभी छूटने नहीं दूंगा। सुहाना अपने कदम धीमे धीमे आगे बढ़ाती है तो अबे भी जैसे उसके कुछ दूरी बनाकर उसके साथ चलने लगता है। दोनों कुछ यूं पल ही खामोशी से एक दूसरे के साथ चलते हैं, जहां दिलों को बहुत कुछ कहना था पर अल्फाजों को शांत रहना था। ऐसी कसम में जैसे उनकी राह चल रही थी। तभी सुहाना कुछ सोच अबे को दे कहती है, आप मेरे साथ क्यों चल रहे हैं? आपको मेरे साथ रुकने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, आप कमरे में जाकर सो सकते हैं। अबे सुहाना की बात सुन खामोशी से जैसे खुद में कहता है, कमरे में नींदों को वो सुकून कहाँ जो वक्त बेवक्त इस राह में चलते मिल रहा है। सुहाना उसे थोड़े दूर होने की वजह से कुछ क्लियर नहीं सुन पाई। वह उसे टोकते हुए कहती हैं, क्या? अबे को जैसे अब रियलाइज होता है कि वो क्या कह रहा था और क्या महसूस कर रहा था। शायद वो ऐसे फीलिंग कभी महसूस नहीं किया था, इसीलिए उस एहसासों से अनजान था। वो अपना सिर झटक कहता है, नहीं, मुझे भी नींद नहीं आ रही है, इसीलिए तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ चला आया। और वैसे भी अगर दादाजी या भाभी ने तुम्हें यूं अकेले यहाँ देख लिया इतनी रात को तो मेरी खबर लग जाएगी। मैंने तुम्हें अकेला क्या छोड़ा, तो बस तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता। अबे के ये कहने पर सुहाना उसे देखने लगती है। उसका दिल जैसे एक अलग ही लय में धड़क उठता है। अकेली ज़िंदगी में यूं किसी का साथ मिलते देख सुहाना को अपनी ज़िंदगी का एक वजह सा लगता है। अबे सुहाना को यूं देखता पाकर थोड़ा अफोर्ड फील करते हुए कहता है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? सुहाना हल्का मुस्कुराकर नाव में सिर हिलाते हुए कहती है, कुछ भी नहीं, एंड थैंक यू। अबे सुहाना में थैंक यू सुन अपनी आईब्रो सिकोड़ उसे देख कहता है कि सुहाना अपनी उंगली दिखा जल्दी से कहती है, वजह मत पूछिएगा, गिफ्टेड रिवॉर्ड समझ के रख लीजिएगा, वक्त आने पे मैं गिफ्ट खोल दूंगी। सुहाना ये कहने पर अबे आगे कुछ कह नहीं पाया। सुहाना फिर अबे को देख कहती है, वैसे आपको मेरे जागने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके सारे पहरेदार इस वक्त अपने अपने पलों में बिजी हैं। इतना बोल सुहाना अबे को अन्या और रुद्र की बालकनी की तरफ इशारा करती है, जैसे अबे की नज़रें भी उन पर चली जाती हैं, जिसे देख वो हल्का मुस्कुरा देता है। सुहाना अबे को मुस्कुराता देख कहती है, बहुत प्यार है। अबे उसकी तरफ देखता है तो सुहाना खुद की नज़रें फेर आगे कहती हैं, रुद्र भाई और भाभी के बीच। अबे उसकी लव स्टोरी याद करता हुआ मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ बहुत ज़्यादा, इतना कि कोई सोच भी नहीं सकता। एक दूसरे के लिए उन दोनों ने क्या क्या किया है, मोहब्बत की अलग ही मिसाल बने हैं, जहाँ उन्होंने एक दूसरे के साथ बहुत कुछ झेला भी और सवारा भी। ऐसी मोहब्बत शब्दों से भी परे है। सुहाना अबे की बातों में जैसे खोते हुए कहती हैं, क्या हमारी भी होगी? अबे जैसे उसकी बात अधूरी कर भी सुनने की कोशिश करता हुआ कहता है, क्या कहा तुमने? सुहाना खुद के सवाल पे जरा झेपते हुए इधर उधर देख कहती है, मैंने कुछ नहीं कहा, आपने ज़्यादा सुन लिया। वैसे आपने अब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अबे कंफ्यूज एक्सप्रेशन लिए कहता है, कौन से सवाल? सुहाना उस पे हावी हुए कहती है, वही सवाल जो पहले मैंने हॉल में पूछा था, फिर कमरे में पूछा था, जिसके जवाब ना देने के लिए आप इतना काम के बहाने लिए बैठे थे और मैं बोर होकर यहाँ आ गई थी। अबे को याद तो आ रहा है जाता है, लेकिन फिर भी वो अनजान बनने का नाटक करते हुए कहता है, कौन से सवाल? अक्ल सीधी नहीं है न नाक, कम से कम सवाल तो सीधा पूछा करो। अबे के सुहाना में टोंट करते हुए सुन अपने नाक को छू गुस्से में अपनी उंगली दिखा कर कहती है, व्हाट डू यू मीन? मेरी नाक सीधी नहीं है, आप समझते क्या है खुद को? अबे एक अफसोस भरे भाव लिए कहता है, टेढ़ी नाक वाली बीबी का पति। सुहाना चिढ़ते हुए अबे के करीब कदम बढ़ाकर कहती है, क्या मतलब है आपका? मेरी नाक टेढ़ी है और टेढ़ी आपकी नाक होगी, आपको हरकतें हैं। एक सीधे सवाल का जवाब देने की जगह मुझे घुमा रहे हैं, सीधा सीधा जवाब क्यों नहीं देते?
अबे सुहाना का गुस्सा देख एक उबासी ले कहता है, सवाल मुझे याद नहीं तो जवाब कहाँ से दूंगा। वैसे अब मुझे नींद आ रही है तो अब मैं चलता हूँ। इतना बोल अबे जाने लगता है तो सुहाना जल्दी से उसका रास्ता रोकने की कोशिश करते हुए कहती, अरे कैसे नींद आ रही है, मेरा जवाब। अबे अपने कदम दूसरी तरफ बढ़ाते हुए बड़े बेपरवाही से कहता है, हाँ है। सुहाना ये सुन आश्चर्य से अबे को देखती है। उसकी हाँ का मतलब वो क्या समझे। उसने तो ऐसा कोई सवाल पूछा ही नहीं है। उसका जवाब उसकी हाँ में हो। सुहाना वापस से अबे के पास भागते हुए आकर उसके रास्ते रोकने की कोशिश करती है। उलझा रहे हो आप मुझे फिर से अपनी बातों में। आपको सवाल याद नहीं लेकिन मुझे याद है। रुको, शोर सुनो। लेकिन अबे नहीं रुकता। वो अपने कदम बार बार सिर्फ बढ़ा ही रहा था। बेचारी सुहाना एक छोटे बच्चे की तरह अबे के आसपास भाग रही थी। अंत में वो थक चुकी थी। अबे जिसने ये नोटिस कर लिया था वो अचानक ही अपने कदम रोक लेता है। सुहाना जो जवाब के लिए उसके पीछे भाग रही थी वो अबे के रुकने को बिना नोटिस किए अपने भागते हुए अबे की पीठ पर चढ़ जाती है, जिसके लिए शायद अबे पहले से प्रिपेयर था। वो सुहाना को बैक सपोर्ट देता हुआ उसे अपनी पीठ पर कैरी कर लेता है और अपने कदम बढ़ा लेता है। पर अगले ही पल उसे उस रात की धुंधली धुंधली सी यादें साफ होने लगती हैं। सुहाना तो शौक रह जाती है। वो ऐसे ही अबे की पीठ पर चढ़ कितनी मस्ती की थी, जिसे याद कर सुहाना तो शर्म से पानी पानी हो चुकी थी। उसकी तो कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वो बस अपना सिर अबे की पीठ में छुपा लेती है, जिसे देख अबे हल्का मुस्कुराता हुआ कहता है, मिल गया जवाब। सुहाना अबे के सवाल पे बेचारी कुछ बोल ही नहीं पाई, बस अपना चेहरा उसकी पीठ पर हल्का हल्का रगड़ रही थी। अबे जो आगे देख कुछ नहीं कहता और वैसे उसे कमरे में ले जाता है। अबे ने बेड पर उतारते ही सुहाना तो ब्लैंकेट के नीचे अपना चेहरा छुपाकर घुस जाती है, जिसे देख अबे हल्का मुस्कुराता हुआ कहता है, पागल। उसके बाद अबे सुहाना की तरफ की लाइट ऑफ कर खुद सोफे की तरफ बढ़ जाता है तो वहाँ सोते हुए भी एक नज़र सुहाना को देख अपनी आंखें बंद कर लेता है। सुबह का वक्त हॉस्पिटल में कल के शूट की वजह से शौर्य को हल्की मसल्स इंजरी हुई थी और साथ ही उसकी सीने में गले घाव पे कुछ असर हुआ था, जिसे देखते हुए डॉक्टर ने शौर्य को नींद का इंजेक्शन दे दिया ताकि उन्हें बिना पेन किलर के भी नींद आ जाए और वो थोड़ा रेस्ट कर उसे मसल्स को आराम से मिले। साथ ही वक्त पे शौर्य को इंजर मसल्स पे आइस पैक टाइम टू टाइम लगाने को कहा था नर्स को, जिसे देख निहारिका ने नर्स को मनाकर खुद शौर्य का ख्याल रखते हुए रात भर उसकी केयर की। सुबह जब शौर्य को हल्का हल्का होश आया तो सबसे पहली निगाहें उसकी निहारिका के सोए हुए चेहरे पर गई, जो कि उसके बेड पर सिर रख स्टूल पर बैठे बैठे सो चुकी थी। शौर्य का पहले मन तो कुछ अलग ही प्यार सा महसूस करता है। उस चेहरे को देख वो बड़े प्यार से अपना हाथ बढ़ाता है कि निहारिका के चेहरे की ओर कि तभी उसका हाथ कुछ यादों के भाव हवा में ही थम सा जाता है, जिसे उससे एक पल को अपने उस जज्बातों हाथों पे भी गुस्सा आ रहा था जो उसे दगा करने जा रहा था। वो अपना हाथ पीछे खींचते हुए जोर से हाथ बेड पर मारता है, जिसकी वजह से निहारिका की नींद एक पल में उचक जाती है। वो जल्दी से शौर्य को देखती है, जिससे जागा देख वो खड़े हो तो कहती हैं, शौर्य तुम्हें होश आ गया, अब कैसा फील कर रहे हो। शौर्य निहारिका के जवाब पे बिना उसकी एक तरफ नजरें घुमाए छत को देख काफ़ी बेरुखी से कहता है, नरक में रहने से भी बुरा, सांसों में जीने से भी मुश्किल। तुम्हें कितनी बार कहा है मेरे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो। कुछ भी तो नहीं हो तुम मेरे लिए। तो फिर निहारिका शौर्य की बेरुखी से कोई अनजान नहीं थी, इसीलिए उसकी बातों को दिल से न लगा शांत स्वर में जवाब देती हैं, आई नो मैं आपके लिए कुछ खास नहीं हूँ, ना आपकी फैमिली ना आपके फ्रेंड्स। मैं यहाँ बस अपनी ड्यूटी निभा रही हूँ। आप भूल रहे हैं मैं अब भी आपकी मैनेजर हूँ। तो मैं निहारिका आगे कहती कि शौर्य गुस्से में भड़कते हुए उसे देख कहता है, तो तुम यहाँ से निकल जाओ बिकॉज आई एम फाइन यू। मैं तुम्हें इस जॉब एंड ब्रांड सबसे आज़ाद करता हूँ। सुना तुमने, आज़ाद करता हूँ।
निहारिका आगे कुछ कहती कि शौर्य गुस्से में भड़कते हुए उसे देख कहता है, तो तुम यहाँ से निकल जाओ, बिकॉज आई फायर यू। मैं तुम्हें इस जॉब, इस ब्रांड सबसे आज़ाद करता हूँ। सुना तुमने, आज़ाद करता हूँ। आज़ाद शब्द सुन निहारिका के कानों में जैसे गूंजने लगे। उसे शौर्य का यूँ रुका बिहेव काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दे रहा था, पर वो तो उसके कर्मों की सजा थी। शौर्य इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। वो लगभग गुस्से से कांप रहा था। निहारिका ये देख शौर्य को संभालना बेहतर समझती है, क्योंकि उसकी हालत इस वक्त ऐसी नहीं कि वो गुस्सा कर सके। इसीलिए निहारिका एक लंबी सांस भर काफ़ी सीरियस एक्सप्रेशन लिए कहती हैं, सॉरी बट मैं आपकी ये बात नहीं मान सकती। सॉरी। निहारिका की बात सुन अपनी आईब्रो आपस में सिकोड़ते हुए उसे देखता है, तो निहारिका उसके एक्सप्रेशन देख आगे कहती हैं, सर आई नाउ आप मुझे जॉब से निकालना चाहते हैं, पर आप भूल रहे हैं कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स क्या हैं। आप मुझे नहीं निकाल सकते। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मुझे मेरे वर्क पे प्रॉपर मिस्टेक नोट देना होगा। उसके बाद भी आपको मुझे एटलीस्ट 20 डे का लिविंग पीरियड देना होगा, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं आपके कार्ड, आपके सब कुछ वक्त तक आपके लिए ब्लॉक कर दिए जाएंगे। शौर्य निहारिका की बात सुन बड़े बेपरवाही से कहता है, मंजूर है। धोखेबाज के साथ रहने से अच्छा है कि मैं ज़िंदगी भर गरीब बन के रहूं। पैसे का क्या है जब यहाँ दिल का ही मोल नहीं है। शौर्य की ये बात सीधा निहारिका के सीधे दिल पर असर कर लिया। उसने कभी नहीं लगा शौर्य को इतना न मंजूर होगी। वो ऐसे ही जीने के लिए तैयार हो जाएगा। वो तकलीफ में आह लिए कहती है, शौर्य। शौर्य अपना मुंह फेरता है। ये देख निहारिका की तकलीफ बढ़ते ही चली जाती है। वो अपने आंखों के आंसू साफ करते हुए कहते हैं, ठीक है आप चाहते हैं ना मैं चली जाऊं तो ठीक है, मैं चली जाऊंगी, पर हाँ अपने 20 दिन के ग्रेस को पूरा करके, ताकि मैं अपने सारे काम निपटा सकूं। बस 20 दिन की आपको झेलना होगा मुझे, लेकिन तब तक के लिए मैं आपकी मैनेजर ही हूँ और आपकी मेरी बात माननी पड़ेगी। शौर्य निहारिका की इस बात पे कुछ नहीं कहता। उसे निहारिका के हर शब्द अंदर ही अंदर तकलीफ दे रहे थे। वो ही जानता था कि वो इस वक्त कैसा महसूस कर रहा है। निहारिका शौर्य की चुप्पी देख आगे कुछ नहीं कह पाती। तभी डॉक्टर भी आ जाते हैं शौर्य को चेक करने, जिसे देख निहारिका अपने बढ़ते जज्बातों को रोके बाहर आती है और दरवाजे से लगा अपना सिर नीचे कर लेती है। आंसू का कतरा उसकी आंखों का बेसहारा छोड़ लगातार बहना लगता है। निहारिका के कर्मों की सज़ा जैसे भगवान ने उसकी मोहब्बत में दे रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे जिए। उसके जीने का जैसे मोल भी न हो। जिस बदले की आग को लिए वो जी रही थी, आज उसे पता चलाता है कि वो आग भी झूठी थी। सब झूठ था, और इस झूठ में निहारिका ने खुद की ज़िंदगी तबाह कर दी। वहीं दूसरी तरफ सांची और रेहान का कमरा। रेहान इस वक्त आराम से सो रहा था। सांची वॉशरूम में से फ्रेशअप हुए अपना सिर बड़े पलटे बाहर आती है। उसका सिर काफ़ी ज़्यादा भारी हो रहा था। कल रात का हैंगओवर अब उसके सिर पर चढ़कर तांडव कर रहा था। सांची अपने सिर को सहलाते हुए धीरे से कहती है, आह मेरा सिर, ये दादाजी के आइडिया ने तो मुझे रात में चांद और दिन में तारे दिखा दिए हैं। सिर दर्द से फट रहा है। आइंदा मैं कान पकड़ती हूँ, दादाजी के ऐसे आइडिया डेंजर पे कभी नहीं चलूँगी। आह मेरा सिर, अब कॉफ़ी ही मेरी जान बचा पाएगी। ये सोच सांची एक नज़र रेहान को सोता देख दरवाजे की ओर बढ़ जाती है, पर वो जैसे दरवाज़ा लॉक कर खोल उसे ओपन करने वाली थी कि तभी एक जोर का हाथ दरवाजे पे आते हुए उसे बंद कर देता है, और सांची की कमर पकड़ उसे दरवाजे से लगाते हुए रेहान उसके सामने आ जाता है। सांची तो रेहान के इस एक्शन से शौक से रह जाती है। वो रेहान के कंधे पर मारते हुए कहती है, रेहान ये क्या है, तुमने मुझे डरा दिया। रेहान सांची के इन सवालों को इग्नोर किए अपनी आंखें चढ़ाए थोड़े सीरियस अंदाज में पूछता है, सोना तुम कहाँ जा रही थी मुझे छोड़ के बिना बताए। सांची ये सुन उचकते हुए अपनी उंगलियों के इशारे से कहते हैं, मैं तो बस सांची इतना ही कहती है कि उसकी नज़रें रेहान के एक्सप्रेशन पे चली जाती हैं। वो इस वक्त कुछ परेशान नज़र आ रहा था, जिसका मतलब सांची समझ चुकी थी। वो रेहान को थोड़ा छेड़ने का सोच बड़े मासूम बने कहती है, अपने मम्मी पापा के घर, मैं तो बस
अपने घर जा रही थी। ये सुन रेहान परेशान होता हुआ कहता है, पर क्यों सोना, अब इसकी क्या ज़रूरत है। सांची मासूम सी सूरत बनाए आगे कहती है, ज़रूरत है रेहान, तुम भूल रहे हो, तुमने ही मुझे वहाँ रहने को कहा था, तो बस तुम्हारी बात मान रही हूँ। ये सुन रेहान झेलते हुए कहता है, सोना कहता तो मैं बहुत कुछ हूँ, पर तुम्हें हमेशा न मानने वाली बात ही क्यों ज़्यादा माननी होती है। कल तुम ही यहाँ सबको चीख चीख कर कह रही थी, ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, और मैं तुम्हें तुम्हारे घर से ही निकाल सकता, और आज खुद जा रही हो। सांची सुन बड़े भोली भाव लिए कहते हैं, कल तो मैं नशे में थी इसीलिए ऐसा बोला, पर अब तो सब उतर गया तो बस। रेहान सांची की बातों से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ चुका था। वो सांची की बाहें मजबूती से पकड़ खुद के करीब लेट कहता है, सोना बस ट्रेन कार सब छोड़ो और मेरी बात सुनो। तुम्हें इस घर से मुझसे दूर जाने की इजाज़त नहीं है। अगर मैंने कभी गुस्से में तुमसे ऐसा कुछ कहा तो मुझे कसकर 2 थप्पड़ लगा देना, पर मुझसे दूर कभी मत जाना, समझी। सांची रेहान की बातें सुन बस हल्का मुस्कुराकर अपनी पलकें झपका देती हैं। ये देख रेहान कुछ रिलैक्स हुए उसकी बाजू छोड़ता है, फिर सांची के हल्का जोर का थप्पड़ लगा देती है। ये देख तो रेहान सो के रह जाता है। वो आश्चर्य से सांची को देखता है तो सांची उसका कॉलर पकड़ उसके करीब हुए कहती है, मिस्टर रेहान राय चौहान, ये थप्पड़ आप इंटरेस्ट के साथ समझे, पुरानी गलती का या लोन आगे कभी ऐसी गलती का मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस इतना आज आपको साफ साफ बता देती हूँ कि मिसेस सांची रेहान राय चौहान सिंह को अगर आपने दोबारा अपनी ज़िंदगी से दूर करने की कोशिश की या नाराज़ हुए तो इसकी सज़ा बहुत भयंकर होगी, समझे। सांची के अल्फाज सुन रेहान के होठों पे मुस्कान छा जाती है। आज पहली बार सांची ने अपना नाम इतने प्यार से रेहान के नाम के साथ जोड़ा था। ये देख रेहान के दिल को काफ़ी ज़्यादा सुकून मिल रहा था। वो आज बहुत खुश था। वो आगे बढ़ सांची की कमर पकड़ उसे खुद के और करीब करता हुआ उसके होठों पे अपने होठ रख उसे किस करने लगता है। ये देख सांची एक पल को शौक हो जाती है। उसने रेहान से ऐसी हरकत का एक्सेप्ट नहीं किया था, पर वो उसके इस रेहान को रोक नहीं पाती। लेकिन वो जैसे खोने वाली थी कि रेहान उसके होठों को हल्का बाइट कर उसके होठों को छोड़ देता है। ये महसूस कर सांची के मुंह से एक कहा निकलती है। वो रेहान को घूरते हुए कहती है, ये क्या था। रेहान बड़े प्यार से अपने गालों को उसके गालों से छूते हुए कहता है, इसे बदला कहते हैं सोना। सांची ये सुन अपनी आंखें चढ़ाते हुए कहती है, अच्छा तो इसे क्या कहेंगे। इतना बोल सांची शरारत से रेहान के पैंट पर अपनी उंगलियों से गुदगुदाते हुए लगती है, जिसे रेहान बचता हुआ पीछे हटते हुए हंसते हुए कहता है, सोनो स्टॉप इट, तुम्हें पता है मुझे ज़्यादा लगती है, ऐसा मत करो। लेकिन सांची नहीं दे रखती। ये देख रेहान भी उसे तंग करने लगता है। दोनों कमरे के इधर उधर भागते हुए इस मोमेंट को एंजॉय करते हैं। थोड़ी शरारत तो थोड़ा रोमांस। दोनों की ज़िंदगी में ये हंसी खुशी के पल बहुत वक्त बाद आए थे। बहुत वक्त बाद वो दोनों खुद से खुद के लिए जी रहे थे, जैसे शादी के बाद वो पहला पल हो। रेहान और सांची की शादी के बाद अन्या को ऑफिस ज्वाइन करने की वजह से जिम्मेदारियां सांची को उठानी पड़ी थी, चाहे अंश या परिवार का सब सांची को करना पड़ा था कि अपने काम से अपना मुकाम हासिल करने की चाह उनके रिश्ते को ज़्यादा कहीं पीछे छोड़ दिया। जहां वक्त एक दूसरे का होना चाहिए वहां वक्त जिम्मेदारियों ने ले लिया था। दोनों की जिम्मेदारियों में वे ऐसा उलझे कि रिश्ता निभाना भूल गए। मोहब्बत होते हुए भी उनकी राह को पीछे छोड़ दिया। लेकिन इस नई शुरुआत से जैसे उनकी ज़िंदगी में एक नई उम्मीद आए। कुछ वक्त बाद रेहान और सांची साथ साथ ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आते हैं। उन्हें साथ देख सबको काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। दादाजी तो अन्या को एक प्राउड देते हैं, जैसे वो कह रहे हो, देखा मेरा आइडिया बचकाना था लेकिन असर तो किया। अन्या दादाजी की इस हरकत पे मुस्कुरा उठती हैं। सब साथ नाश्ता करते हैं। थोड़ी शरारत थोड़ी हंसी खुशी पे पल उसका ये पल बिताते हैं। ये भी अलग ही एहसास थे। अभय को भी धीरे धीरे सब अच्छा लगने लगा। अब उससे भी अब अपना सा लगने लगा। रिश्ते का डर अब उसके खूबसूरत एहसास में बदलने लगा। उसे सुहाना का रोज़ उसके लिए यूँ इंतज़ार करना अच्छा लगने लगा। अपने घर लौटने की वजह लगने लगी। काम में खुद के लिए वक्त निकालने की वजह मिलने लगी। सबकी ज़िंदगी की तो
सुलझने लगी थी, पर शौर्य की जिंदगी थम गई थी। निहारिका का आसपास रहना उसे हर पल दर्द दिए जा रहा था। निहारिका उसे समझाने की कोशिश करती, पर शौर्य कुछ सुनता नहीं चाहता था। रुद्र ने अन्या को कुछ न कहने का कहा था, इसीलिए अन्या भी मजबूर हुए बस देख रही थी। तो दोस्तों, ये कहानी को आपने जितना प्यार और सपोर्ट दिया और जितना आपने इसका इंतज़ार किया, मजबूरी आपके सामने थी। मेरी प्रेगनेंसी, मेरा बाबू और मुझे लड़का हुआ है, पहले लड़की थी, और आपने मुझे बहुत सारा प्यार सपोर्ट दिया। आगे की कहानी जो हम नए शुरू करेंगे उसको भी आप इतना ही प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। धन्यवाद।